चलो रिज्यूम करेंगे क्या? एक बार कंफर्म कर दो कि सब कुछ सही है या नहीं है। यस। चलो बढ़िया सा हो गया ब्रेक, है ना। शुरुआत कर लेते हैं अभी। ठीक है, आप लोग को ऐसा लग रहा है अपने को आ रहा है, सब कुछ चीज़ें आ रही है अपने को, है ना। ये चैप्टर अपन खत्म कर ही देंगे आज 100%। इंडेक्स 1 तो पक्का खत्म हो जाएगा, और थोड़ा एनर्जी और समय बचेगा तो इंडेक्स 16 भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो अपन आ जाएंगे ऊपर 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 इन दी एयर। चलो स्टार्टिंग से भी आएंगे। 11th अपन ने कर लिया था, 13th अपन ने कर लिया, 14th अपन ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद अपन आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज से मिलाता हूं, एंड दैट इज समथिंग नोन एज कॉमन पूल। आप देखोगे मैंने ऐसा लिखा हुआ है कॉमन पूल। अब एक कॉमन पूल क्या है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी अपन इंडेक्स 1 में है, तो अगर इस क्वेश्चन में फ्यूचर के जो इंडेक्स अपन पढ़ने वाले हैं उसकी चीजें मौजूद हो, तो क्या अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो अपन आज वो फ्यूचर इंडेक्स पढ़े बिना सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं मार्क कराता हूं कॉमन पूल। तो ऐसे इनिशियल चैप्टर्स में, इनिशियल जो 5 6 10 इंडेक्स पढ़ेंगे अपन, वहां कॉमन पूल क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, जो अपन पूरा एफआर पढ़ने के बाद टेकअप करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूरा एफआर करने के बाद बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना। राइट, तो इसलिए हर इनिशियल चैप्टर में थोड़े ज्यादा रहेंगे। राइट, हाँ मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर लेता, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग प्रियंका। तो इनिशियल चैप्टर्स में थोड़े ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो ऐसे कॉमन पूल वाले क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, अपन उसको पूरा एफआर कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करेंगे। बराबर, तो अपन इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन के वहां कॉमन पूल लिखा हूं, मतलब सीपी शॉर्ट फॉर्म, मतलब सीपी कॉमन पूल, तो आप कॉमन पूल लिख के रखना। ये क्वेश्चन अपन पूरे बैच के एंड में करेंगे, इसलिए मेरे इस शीट के अंदर देखो कॉमन पूल की भी जगह है। मतलब कॉमन पूल मतलब वो क्वेश्चन जो सर ने क्लास में नहीं कराया लेकिन बाद में कराने वाले पूरे एफआर खत्म होने के बाद, ताकि आपको भी याद रहे कि ऐसा कोई क्वेश्चन था, मुझे भी याद रहे ऐसा कोई क्वेश्चन था। ठीक है, सबको समझता है वाला पार्ट, बेसिक चीज है। ठीक है, तो 16 को आप मार्क करोगे कॉमन पूल, क्वेश्चन नंबर 16 को। ओके, अभी नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। यू विल मार्क दिस एज होमवर्क। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार बस रीड कर लेना और आगे निकल जाना। 17 को आप मार्क करोगे होमवर्क। 18 वाले क्वेश्चन को आप क्रॉस कर सकते हो, पता है क्यों? ये क्वेश्चन भूल से मॉड्यूल ने 2 बार कॉपी कर लिया है। पता है कौन सा क्वेश्चन है? देखो ये वो क्वेश्चन है, दिसंबर में लोन लिया, 15 से चालू करना रीपेमेंट, और वो बोलता है प्रोमोटर को 24 मार्च तक पैसा लाना पड़ेगा। पता है ये क्वेश्चन आप ही ने तो सॉल्व किया था। ये सेम है इलस्ट्रेशन 14 जैसा, तो इसको क्रॉस कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 19 विल बी कॉमन पूल। ऐसे चौक मत जाना कि इनिशियली इतने सारे कॉमन पूल कैसे, फर्स्ट टॉपिक है ना, थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, 19 कॉमन पूल, 20 भी कॉमन पूल, तो टोटल 3 कॉमन पूल हो गए। 16, 19 और 20, ये 3 कॉमन पूल हो गए। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, अटेंटिव रहना इधर। चलो अब आएंगे अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 21 एलडीआर नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बाजू में एक चीज लिखी है, दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू एनी कंसेप्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका किसी कंसेप्ट से लेना देना नहीं है। ये अपन इंडेक्स में पढ़ा ही नहीं कंसेप्ट, डायरेक्टली वो पूछते हैं अपने को क्वेश्चन, तो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्या बोलते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, देर आर क्वालिफिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ये पहले ज्ञान दिया हुआ है, ये कंपनी है, उसका ये है, ब्ला 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 ब्ला। आओ काम की बातें करें। देर आर क्वालिफिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी विद रेफरेंस टू 2 इंडेक्स। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? इनको थोड़ा आगे क्वेश्चन एक्सटेंड करना चाहता क्या अपने से, पूछा नहीं है, आंसर करते सुनना। ऑडिटर बोलता है कि हमको लगता है कि आपने 2 इंडेक्स फॉलो नहीं करे, है ना। और आपको याद है मैंने इंडेक्स बताया था आपको, अगर आपने सारे इंडेक्स फॉलो नहीं करे हैं तो आप वो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट पास नहीं कर पाओगे। अब ऑडिटर कहता है कि आपने 2 इंडेक्स फॉलो नहीं करे, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि उसने फॉलो करा है। ठीक है, अब क्या करे ऐसे केस में? का कंपनी ये बोल पाएगा कि देयर इज एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट कि हमने सारे इंडेक्स फॉलो किए? तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, वो 2 इंडेक्स तो फॉलो नहीं किए ना उसने, तो वो नहीं लिख पाएगा ये चीज। द आंसर इज रॉन्ग। सुनना, ऑडिटर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ऑडिटर को कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो वो कहां क्वालिफाई करेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा। तुमको प्रॉब्लम है, तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करो। मैनेजमेंट अभी भी कह सकता है कि हमने सारे इंडेक्स फॉलो किया है हमारे हिसाब से, और अभी भी वो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट दे सकता है। अभी भी मैनेजमेंट कह सकता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। इसको प्रॉब्लम है, ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा, ध्यान रखना। तो वो लिखा हुआ इधर नीचे देखो, वो देखो क्या बोलता है, एन एंटिटी हु कंप्लाई विद ऑल द इंडेक्स शैल मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट, है ना। इसमें कुछ बात ही नहीं किया है ऑडिटर रिपोर्ट के रिगार्डिंग।
एन एंटिटी शैल नॉट डिस्क्राइब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंप्लाइंग विद इंड एस अनलेस दे कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंड एस। ये आधा अधूरा सोल्यूशन है। आप बोलोगे सर नहीं नहीं इन लोग तो बोले नहीं दे सकते, इन्होंने सिर्फ प्रोविजन देके छोड़ा है कि कंप्लाई किया तो दे देना, नहीं कंप्लाई किया तो मत देना। इस केस में क्या करना है वो नहीं बताया। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन इंड एस 8 में भी आता है, इंड एस 8 में वो क्लैरिटी दिया हुआ है। ठीक है चलो कोई नहीं, जितना है अपन उतना पढ़ाओ, निकल गए, आगे बढ़ जाते हैं। मतलब इन्होंने दोगलापंती आंसर देके छोड़ दिया, ज्यादा कुछ बातें नहीं किया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो बोलता है इज इट मैंडेटरी टू ऐड द वर्ड स्टैंड अलोन बिफोर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने सुना रहेगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ करके बोलते हैं, तो क्या ये वर्ड यूज करना कंपलसरी है क्या? तो ऐसे केस में कंपलसरी नहीं है, आप इसका कोई सिमिलर वर्ड भी यूज कर सकते हो। बराबर। उसके अलावा द कंपनी इज इन इंडियन कंपनी and preparing and presenting its statements in rupees. Is it necessary to write rupees? वो बोलता है भाई रुपीज में बना रहे, रुपीज लेना जरूरी है क्या? है ना, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अरे भाई शेयर होल्डर को कैसे मालूम पड़ेगा रुपीज है कि डॉलर्स है? तो रुपीज लिखने में तुम्हारा क्या जा रहा है, तो लिख देना, मतलब कंपलसरी है बोलना, यस इट इज कंपलसरी। बराबर। आगे वो बोलता है द कंपनी हैड सेल्स ट्रांजैक्शन विथ 10 रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बराबर। आगे हाउएवर ड्यूरिंग करंट ईयर देयर आर नो ट्रांजैक्शन विद 4 रिलेटेड पार्टीज। प्रीवियस ईयर में 10 रिलेटेड पार्टीज थी, करंट ईयर में 4 के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। हेंस कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट इट नीड नॉट डिस्क्लोज सेल्स ट्रांजैक्शन विद दीज 4 पार्टीज। अब सुनना होता क्या है, जब भी आपका रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको डिस्क्लोज करना होता है। अब वो बोलता है प्रीवियस ईयर में ऐसी 10 पार्टी थी, करंट ईयर में उसमें से 4 पार्टी के साथ कुछ भी गप्पा गोष्ठी नहीं हुआ। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमको इनके साथ कुछ भी डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है ना, है ना, ऐसा बोलता है। हेंस द कंपनी ऑफ द व्यू दैट इट नीड नॉट डिस्क्लोज सेल्स ट्रांजैक्शन विद दीज 4 पार्टीज, है ना, एज देयर आर नो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर। क्या मैनेजमेंट सही बोल रहा है क्या? द आंसर इज नो। मैनेजमेंट को इन 4 के साथ वापस से अपनी रिलेशनशिप दिखानी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि हम कंपेरेटिव देते हैं ना 1 साल का, तो करंट ईयर में भले इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर में तो हुआ था ना भाई, तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि कुछ भी पेशेंट नहीं किया तो चलेगा। तो इसलिए नो क्यों बोलता है? नो एन एंटिटी वो बोलता है कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं ना अपन, इसलिए shall include comparative information for narrative and descriptive if it is relevant to understanding of the current period's financial statements। मतलब अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बार रीड करके निकलना है, ये आपको एफआर का क्वेश्चन कम, ऑडिट का क्वेश्चन ज्यादा लगेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बट ठीक है जो है वो है, निकलो आगे बढ़ो, और क्या पढ़ के निकलो। ज्यादा है ना कंक्लूजन ड्रॉ मत करना, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों थियोरी क्यों ये, अरे है पढ़े और निकलो यार, क्या टेंशन लेते हो तुम लोग। आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये भी कॉमन पूल मार्क करो यार, ये इंडिया सेट के बाद ही कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे इसको। सीपी मार्क करो, सीपी कॉमन पूल, सीपी मतलब कॉमन पूल। हाँ ठीक है चलो। अच्छा ये अपन पढ़ सकते हैं एक बार, ये पढ़ सकते हैं, दिखना तो पढ़ सकते हैं क्या इसको? इसको चलो पढ़ लेते यार, देख लेते एक बार, चलो सुनो। अ कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 11-12 एरॉर्नसली बुक्ड एक्सेस रेवेन्यू ऑफ 10 CR। गलती कर दी। बराबर। तो एरर का कैसे इफेक्ट देना? रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है तो ये गलती कब की है? 11-12 की। तो टोटल रेवेन्यू रिपोर्टेड इन 11-12 वाज 80 CR। ठीक है। while preparing financial statements for 12-13 it discovered that excess revenue was booked in 11-12। हमको करंट ईयर में मालूम पड़ा मिस्टेक ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है तो एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं हम? रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन अब बात सुनना, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आपने कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, लेकिन वो तब बनाते हैं जब एरर का इस बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट आ रहा है। अगर एरर प्रीवियस ईयर का ही है तो ओपनिंग बनाने का जरूरत नहीं है। सर ये तो आपने बताया नहीं था, ये इंडिया सेट में डिटेल में आता है, इसलिए मैं सोचा था कॉमन रूल बताऊं कि नहीं बताऊं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अगर गलती प्रीवियस ईयर की है तो ओपनिंग बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती रेक्टिफाई यहां करो, ओपनिंग पे कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं, ऐसा बस। अब वो क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज नॉट श्योर वेदर टू प्रिपेयर थर्ड बैलेंस शीट। अब गलती प्रीवियस ईयर की है तो वो बोलता है इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड थर्ड बैलेंस शीट? द आंसर इज नो। ठीक है आगे। द कंपनी वॉन्ट्स टू करेक्ट द एरर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 12-13 बाय गिविंग द इंपैक्ट इन द करंट ईयर ओनली। बोलता है प्रीवियस ईयर में क्या इंपैक्ट देना, करंट ईयर के फिगर्स में चेंज कर देते हैं, चलेगा क्या? नहीं भाई, एरर का जो भी रेक्टिफिकेशन है वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, ये नहीं चॉल बे। बराबर। मैनेजमेंट नीड टू करेक्ट द प्रीवियस ईयर फिगर, मैनेजमेंट नीड टू करेक्ट द प्रीवियस ईयर फिगर टू करेक्ट द एरर, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है ये अपना कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13। तो 22 आपने कॉमन पूल मार्क करा, 23 आपने क्लास में कर लिया। 24
इसको मैं पता होमवर्क क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इससे बेटर क्वेश्चन अपन क्लास में करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के इससे बेटर वाला क्लास में सॉल्व कराऊंगा। अभी सिमिलर सिमिलर करके क्या मतलब है ना, इसलिए दानिश कहते हैं रिपीट करना फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा अटेंशन रखना प्लीज। हाँ मतलब देखो मेरे को है ना कोई चीज 4 बार रिपीट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना तुम्हारा ड्यूरेशन जाएगा। मतलब जब मैं आवर्स कैलकुलेट करता हूँ बैच के, तो मैं अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता हूँ, तो प्लीज ध्यान रखना। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनना। वो बोलता है क्या हमको थर्ड बैलेंस शीट देने का जरूरत है क्या। तो सबसे पहली बात, हमको अगर लगता है करंट ईयर में जो एरर मिला है, अगर वो एरर प्रीवियस ईयर का था, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एरर प्रीवियस ईयर के पहले का होता, तो ओपनिंग बैलेंस शीट देनी होती है। इस केस में एरर सिर्फ प्रीवियस ईयर का है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देने का जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो मैं यहां नोट लिखा दूं, एक नोट इधर किधर करके, इधर नोट लिख दो। ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एरर only when, opening balance sheet is prepared in case of error only when error relates to period before previous year. Only when opening balance sheet is prepared in case of error only when error relates to period before previous year. क्लियर? यस। अगर आपका क्लास बफर हो रहा है ना, तो प्लीज आप वो, आपके पास ऑप्शन रहता है लो डिले, मीडियम डिले, हाई डिले। थोड़ा अनस्टेबल इंटरनेट है तो हाई डिले सिलेक्ट कर लो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए बफर। ठीक है, ओके। क्लियर? चलो 23 डन, आगे बढ़ेंगे। 24 को मैंने बताया था होमवर्क मार्क करो, इससे बेटर क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। 25 कर लेते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है, फटाफट से रीड कर लेते हैं इसको एक बार। इज ऑफसेटिंग परमिटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस? एक्सपेंस इंकर्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी। वो सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या है, ऑफसेट कर सकते हैं क्या? आपको बताता ना कोई असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस ऑफसेट करेंगे चलेगा क्या, तो ये डायरेक्टली कंसेप्ट के ऊपर, डायरेक्टली कोई कंसेप्ट पे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देखते क्या बोलता है। एक्सपेंस इंकर्ड बाय होल्डिंग, होल्डिंग मतलब पेरेंट कंपनी, याद है मैंने बताया था पेरेंट सब्सिडरी वैसा। तो एक्सपेंस इंकर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी विच इज रीइंबर्स्ड बाय द सब्सिडरी। तो वो बोलता है हम पेरेंट ने अपने सब्सिडरी बच्चे के ब्याह पे खर्चा किया, और बच्चा वो रीएम्बर्समेंट पेरेंट को कर देगा, क्या ये ऑफसेट कर सकते हैं? तो ऐसे केस में कुछ क्लैरिटी है नहीं, तो बोलता है डिपेंड्स। एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड, मतलब दोगलापंथी वाला आंसर बेसिकली, सिंपल। आगे, वेदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अगेंस्ट लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर असेट कैन बी ऑफसेट। एक असेट पे बेच कर प्रॉफिट हुआ, एक असेट पे बेचकर लॉस हुआ, कर सकता हो क्या ऑफसेट? तो उसके रिगार्डिंग बोलता है सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन आप ऑफसेट कर सकते हो, बराबर। तो ये दोनों सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन था, दोनों सेल ऑफ असेट था, तो बोलता है कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट बेसिस कर सकते हो व्हेन देयर आर सिमिलर ट्रांजैक्शंस, सिंपल। तीसरा, व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड इन अ ट्रांजैक्शन विद एन एंटिटी एंड सर्विस आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेम एंटिटी इन टू डिफरेंट अरेंजमेंट। सर इसका मतलब क्या है? सपोज अपने पास दानिश है, बराबर, तो मैंने दानिश को टीचिंग सर्विस दिया, तो दानिश उसके बदले मुझे पैसा देगा। अच्छा, दानिश बोला सर आपको पैसा के बदले ऐसा करते हैं, मैं आपका रिटर्न फाइल कर दूंगा, है ना। तो सपोज मैंने टीचिंग सर्विस दानिश को, दानिश ने बोला, मैंने बोला उसका 8,000 मुझे तेरे से रिसीवेबल है। दानिश ने बोला सर मैं आपका आईटीआर भर दूंगा, तो आईटीआर का 3,000 माइनस करके नेट नेट में 5,000 सेटल कर लेंगे। मतलब एक बंदे को मैंने सर्विस दिया और उसी सेम बंदे से मैंने सर्विस लिया, तो रिसीवेबल भी उसी बंदे से, पेएबल भी उसी बंदे से है, ऐसा तुम समझ रहे हो क्या? तो ऐसे केस में क्या इनका जो बैलेंस है वो नेट ऑफ हो सकता है क्या? अब क्योंकि दोनों जगह पे सेम बंदे इन्वॉल्व है, तो जनरली हो सकता है, बट यहां थोड़ा टेक्निकल आंसर दिया हुआ है कि इन अकॉर्डेंस विद द अबव रिसीवेबल पेएबल offset against each other and net amount is presented if the entity has a legal right to set off and intends to do so। मैं बोलूं हमारे केस में इंटेंशन ऐसा होगा, है ना, तो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो इट विल बी रिपोर्टेड सेपरेटली, बट मेरे ख्याल से कर सकते हैं क्योंकि सेम बंदे इन्वॉल्व है दोनों केस में, इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 केस है, 3 पॉइंट है, ठीक है। एक बार रीड करके निकल जाने का आगे इसको, तो ये भी अपना हो गया, एलडीआर नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए कैसे है, 3-4 एक क्वेश्चन कॉमन पूल है, बाकी जो भी कर सकते थे अपन ने सारे कर लिए। अब आएंगे, देखो अभी मैं चाहता तो मैं ये पोर्शन दिखाता भी नहीं आपको, मैं मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करके निकल सकता था, लेकिन आइडियली जब आप कहते हैं कि आईसीआई का पूरा मटेरियल कवर करना है तो उसमें ये तीनों चीजें भी आती है, तो हम इन तीन को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या बोलता है। अब बोलता है एन एंटिटी, ये एलडीआर क्वेश्चन है। An entity has the following trial balance line items. How should these items be classified? That is current or non-current. ठीक है, बोलता है रिसीवेबल्स है ना, कुछ मतलब कोई ट्रेड रिसीवेबल्स है, उसको करंट बोलूं कि नॉन करंट बोलूं। तो सबसे पहले मैं बोलूं, अगर वो ट्रेड रिसीवेबल आपके ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? इन्वेंट्री आरएम से लेकर एफजी बनने तक, इन्वेंट्री के बिकने से लेकर डेटर से पैसा आने तक, अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट आपके ट्रेड रिसीवेबल है तो बोलो करंट ही होगा ये चीज, तो वो यही बोलता है। इफ द रिसीवेबल आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, वो क्या रहेंगे? वो करंट रहेंगे। सिंपल। आप चाहो तो मार्क कर, आप हाईलाइटर लेके बैठने का, अगर किताब है तो, नहीं है तो प्रिंट लेके बैठे हो तो वहां मार्क करने का, ऐसा। आगे वो बोलता है हमने सप्लायर्स को एडवांस दिया, है ना, एडवांस टू सप्लायर्स, मतलब जिससे हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं उनको थोड़ा एडवांस दिया, तो वो करंट की नॉन करंट। अब मैं बोलूं यहां भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, बताना चाहिए ना कितने समय का सप्लायर है, क्या सप्लायर है। तो वो बोलता है अगर ये सप्लायर तुम्हारे ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट बनता है तो ये भी करंट होगा। दोगलापंती वाला आंसर सारे के सारे दी जा रहे। ठीक है, आगे इनकम टैक्स रिसीवेबल्स से इतना बोल के छोड़ दिया, ये बोला तुमको कब मिलने का एक्सपेक्टेशन है, क्या नहीं। तो मैं बोलूं यहां भी वो दोगलापंती वाला आंसर दे देने का कि अगर आपको लगता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स तो करंट, वरना नॉन करंट, ऐसा। तो आप भी दोगलापंती देने का, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो तुमको दोगलापंती वाला आंसर, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स तो करंट रहेगा, एल्स नॉन करंट रहेगा। सिंपल। ठीक है, आगे अब इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो ये वाला पार्ट है, इंश्योरेंस स्पेयर्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके रिलेशन में कुछ बातें मुझे आपसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्पेयर्स है, अब सबसे पहले स्पेयर्स कौन से, मतलब वो इन्वेंटरी है कि क्या है? तो देखो स्पेयर्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, आइदर इट कैन बी पीपीई एज पर इंड AS 16, या फिर अगर वो स्पेयर्स आपका इन्वेंटरी है तो इट विल बी एज पर इंड AS 2। ठीक है, या तो ये पीपीई ही हो सकता है या फिर आपका इन्वेंटरी हो सकता है। अब ये सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा क्या है? वो आपको डेफिनेशन चेक करना पड़ेगा इसका, मतलब इसका क्या यूजेज है कंपनी के लिए, इसके बारे में अपन स्पेयर्स के बारे में बात इस इंडेक्स में होती है थोड़ी सी। ठीक है, अगर ये स्पेयर आपके लिए पीपीई है तो आपके लिए ये फिर रहेगा नॉन करंट, क्योंकि हर पीपीई नॉन करंट में ही दिखता है एज पर शेड्यूल 3। और अगर आपके लिए इन्वेंटरी है तो ये आपके लिए क्या रहेगा? करंट। क्यों? क्योंकि हर एक इन्वेंटरी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होती है तो वो करंट में ही जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप ये बाजू में इधर ही लिख दो, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फटाफट से लिखो। 10 तक गिनो, 10, 9, 6, 3, 1, हो गया। चलो डन। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है भाई, दो, एक बार आरटीपी एक बार एमटीपी, बस एग्जाम में आना बाकी है। 21 में आरटीपी में, 22 में एमटीपी में, 23 में एग्जाम में। बताओ बताओ मोजी जी। हाँ चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 तो अपन कर ही चुके ऑलरेडी, एलडीआर बोल के। ठीक है, आ जाओ, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब आएगा थोड़ा मजा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसको रीड करोगे खुद से और कुछ आंसर्स निकालने के ट्राई करोगे खुद से, फिर जब मैं पूछूंगा आप मुझे आंसर देना। रिकॉर्डेड वाले भी वीडियो पॉज करके एक बार खुद रीड करेंगे, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो आई होप आप सबने एक बार रीड तो किया रहेगा इसको, है ना, कोशिश की रहेगी आंसर करने की। चलो आ जाओ फटाफट से, क्या बोलते सुनना। सबसे पहले चाम लिमिटेड, अच्छा नाम देखो ना, नाम में चाम है। चाम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स एंड केबल्स एंड हैज असेस्ड ऑपरेटिंग साइकिल टू बी 15 मंथ्स। माय लॉर्ड ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है। द कंपनी हैज सम ट्रेड रिसीवेबल्स which are receivable within a period of 12 months. Okay. With respect to the following transactions which take place during the year 2021, give your opinion based on the relevant index. Okay. आगे बढ़ते। सबसे पहला, the company has received a contract of 10 CR. The terms of the contract require the company to make a deposit of 20% of the contract value. मतलब डिपॉजिट 10 CR का 20%, दैट इज 2 CR का इन्होंने डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट किया है मतलब ये कभी ना कभी पैसा अपने को वापस आएगा। ठीक है, वो बोलता है दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड इन अबाउट 14 मंथ्स। ठीक है,
70% ऑफ द डिपॉजिट विल बी रिफंडेड इमीडिएटली। मतलब 2 CR में से 70% पैसा आपको 14 मंथ्स में मिल जाएगा, बराबर, दैट इज 1.4 CR। तो द क्वेश्चन इज, अब इस 1.4 CR का हम क्या करेंगे? तो मैं बोलूं भले ये 12 महीने के बाद है, 14 मंथ्स है, लेकिन दिस इज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो दिस विल बी करंट असेट। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 30%? ये आपको मिलेगा, बोलता है 30% विल बी रिफंडेड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब है 30% आपको 17 मंथ्स में मिलेगा, दैट इज 0.6 CR। तो ये आपके लिए रहेगा नॉन करंट असेट, सिंपल, बराबर। 70% करंट, 30% नॉन करंट, एकदम करेक्ट आंसर। आगे, द कंपनी हैज सम ट्रेड रिसीवेबल्स दैट आर ड्यू आफ्टर 14 मंथ्स, 14 मंथ्स के बाद ड्यू है, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। एक्सपेक्ट्स टू रिसीव विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, अरे भाई कहानी यही खत्म हो गई, करंट हो गया ये। डिस्पाइट द फैक्ट दीज आर 14 मंथ्स का रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट वुड लाइक टू प्रेजेंट दीज एज करंट। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास करो। क्या गलत है मैनेजमेंट? नहीं, करेक्ट, एकदम करेक्ट है भाई, यस करेक्ट, एकदम ही सही, एकदम। आगे बढ़ जाते हैं। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द कंपनी हैज गिवन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो इस वाले पार्ट में ना मुझे थोड़ा सा आईसीआई का अप्रोच थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, अब आप बताना आपको क्या लगता है, ठीक है। चलो, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी हैज गिवन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिसीव्ड अ डिपॉजिट। अब यहां डिपॉजिट क्या किया? रिसीव किया है। जब अपन डिपॉजिट रिसीव करते हैं तो कभी ना कभी फ्यूचर में रिफंड करना है, तो यहां जब आपने रिसीव किया तो लाइबिलिटी के नेचर का है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, 4 करोड़ का डिपॉजिट रिसीव किया है, 3 करोड़ इज रिसीव फ्रॉम एक्स एंड 1 CR फ्रॉम वाई, ठीक है, ऑन 31st March। These are repayable on completion of the contract. However, if the contract is cancelled within the contract term of 18 months। अच्छा, ये पे रिटर्न कब करना है? ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, और कॉन्ट्रैक्ट है कितने समय का? 18 महीने का। ना ये 12 महीने में फॉल कर रहा है और ना ही ये ऑपरेटिंग साइकिल में फॉल कर रहा है, तो ये तो नॉन करंट हो गया, ठीक है। तो बोलता है इफ दीज आर पेबल ऑन कंप्लीशन, हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऑफ 18 मंथ्स देन द डिपॉजिट बिकम्स पेबल इमीडिएटली। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो ये पेबल इमीडिएटली है, और कैंसिल हुआ तो ये करंट बनना चाहिए। फिलहाल के लिए तो ये जब तक ये कैंसिल नहीं होता तब तक तो ये ड्यू आफ्टर 18 मंथ्स है ना, जब तक ये कैंसिल नहीं होता तब तक तो ये ड्यू आफ्टर 18 मंथ्स है। इट इज जस्ट लाइक ब्रीच, जब तक ब्रीच ना हुआ तब तक तो नॉन करंट है, सेम यहां। आगे, द कंपनी इज पॉजिटिव अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स बट इज इन डाउट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव फ्रॉम वाई। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं। द कंपनी वॉन्ट्स टू प्रेजेंट 3 CR एज नॉन करंट एंड 1 CR एज करंट। बोलता है जिसके लेकर डाउट नहीं है मेरे को वो नॉन करंट में दिखाऊंगा और 1 CR करंट में दिखाऊंगा। इज द मैनेजमेंट डिसीजन करेक्ट? है ना, वो बोलता है अच्छा। अब आप नॉर्मली बोलते हैं हाँ सर सही लग रहा है वैसे मैनेजमेंट का डिसीजन, है ना, लेकिन अगर आप सिर्फ ड्यू देखोगे, ड्यू, तो मैं बोलूं दोनों अमाउंट ड्यू है आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये नॉन करंट होना चाहिए। हाँ चलो, सेकंड आंसर ये भी आर्ग्यू आप कर सकते हो मेरे से कि नहीं नहीं सर इसको लेकर डाउट है ना, वाई वाले को लेकर 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स के साथ 3 करोड़ का, वाई के साथ 1 CR का, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, मतलब 18 महीने के बाद ही पे करेंगे तो नॉन करंट होना चाहिए। अच्छा, वाई वाले में डाउट है तो ये तो फिर लेस देन 18 मंथ्स में पे करना पड़ सकता है। अब 18 महीने से भी कम मतलब कितना ये नहीं बताया, तो मे भी करंट हो सकता है ये, आप यही बोलोगे ना। लेकिन और यहां मेरे को लगता है दोनों नॉन करंट होना चाहिए। वाई? कॉज ड्यू आफ्टर 18 मंथ्स, एक्सपेक्टेशन में कंसिडर करूंगा ही नहीं, मैं तो ड्यू देखूंगा, ठीक है। ये सब हो गया, ओके, अपना ये कंफ्यूजन था। आईसीआई क्या बोलता है? आईसीआई बोलता है ऑल्दो इट इज एक्सपेक्टेड दैट एक्स वुड फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड, है ना, बट इन केस ऑफ कैंसलेशन रिफंड ऑफ डिपॉजिट इज अ कंडीशन दैट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, हेंस वो बोलता है डिपॉजिट विल हैव टू बी क्लासिफाइड एज करंट इन केस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अब मुझे पता है गलत क्यों लगता है, ये गलत इसलिए लगता है क्योंकि फिर ब्रीच वाले केस में ऐसा कैसे बोलो कि ब्रीच होने के पहले तक नॉन करंट, फिर तो वहां भी बोल सकते हैं कि भाई ब्रीच हो गया तो करंट बन सकता है, तो उस केस में आज ही करंट बोल दो,
मैंने बोला था ना चालू करने के पहले इसमें थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है ICI का सोल्यूशन में। बट जब भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हो कि आपको कुछ और लगता है ICI कुछ और लगता है, तो किसको फॉलो करने का? श्री 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 ICI को फॉलो करने का। देखो अपने जज्बात एक तरफ, लेकिन ICI एक तरफ, बात खत्म। तो अपन ने हेल्दी डिस्कशन भी कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको करना तो यही है। तो इसको अपन एक छोटा सा स्टार मार देंगे ये वाले पार्ट को, ताकि आपको समझे ये वाले पार्ट को कि कुछ डिफरेंट था ICI का इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा केस। प्लीज ध्यान रखना, अभी जब मैं डिस्कस कर रहा हूं ना तो आप सिर्फ समझ रहे हो, घर पे अगर रिवाइज नहीं करा मजा आ जाएगा फिर तुमको। देखो जीतू, मैं वही कह रहा हूं, आप वो प्रिंसिपल कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ICI गलत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर ब्रीच वाले केस में भी हर केस में करंट होना चाहिए ना फिर। कि अगर आप एंटीसिपेशन पे जा रहे हो कि यार कैंसिल हुआ तो जल्दी भरना पड़ सकता तो करंट, तो उस केस में ब्रीच वाले केस में भी ऐसा होना चाहिए फिर, कि ब्रीच के एंटीसिपेशन में, ब्रीच हुआ नहीं उसके पहले से तुम करंट क्यों नहीं बोल रहे, फिर वहां क्यों बोला नॉन करंट पहले। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, जो भी है आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला। वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही LDR है, बट स्टिल क्या बोलता है सुनना। द कंपनी इज प्लानिंग टू रिप्लेस अ मशीनरी, मशीनरी रिप्लेस करने का बात कर रहा है। इट हैज गिवन एन एडवांस ऑफ 1 CR फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। जब भी आप किसी न्यू मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए एडवांस देते हो, तो ऐसे एडवांस को हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल एडवांस। और ये कैपिटल PPE के अंदर जाता है, कैपिटल WIP में जाता है, बराबर क्या? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई कैपिटल एडवांस दोगे, मतलब बेसिकली आपने एडवांस दिया है इन्वेंट्री नहीं मशीनरी के लिए, तो कैपिटल एडवांस इज ऑलवेज नॉन करंट। मे बी बोला कि मे बी पॉसिबल है। चलो लिख लो इधर, कैपिटल एडवांस है ऑलवेज नॉन करंट प्लीज। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कितना चुम्मा क्वेश्चन है। तुमको यहाँ बाइफिकेशन देने बोल दिया, यहाँ सिंपल है, तीसरा वाला थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, चौथा वाला कैपिटल एडवांस है तो ये नॉन करंट होएगा हमेशा। मजा आ गया एकदम ही, लिख लिया, डन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। उसके अलावा ये टाइम पास है, मजा नहीं है उसका। चलो इसको आप होमवर्क में पढ़ लेना। 4 छोटा सा क्वेश्चन है, सेम विद 5 सेम विद 6, 4 5 6 आप 3 होमवर्क में करोगे। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार, कर लेना है, इतना कुछ है नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसके पास एडिशन 5 है उसके पास एक क्वेश्चन 5 और 6 तो होगा ही नहीं, जिसके पास एडिशन 5 है। तो इसलिए मैंने बाजू में लिखा है कि ये क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपको कहां मिलेगा, जो मैंने एक्स्ट्रा PDF की बात किया था ना एक्स्ट्रा वाला लेक्चर में, कि एक एक्स्ट्रा शीट डाली है मैंने, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम एडिशन 5 टू एडिशन 6, तो उनको वहां मिल जाएगा। ठीक है क्या? तो ये आपको वहां मिल जाएगा इंडेक्स 1 के हेडिंग में 2 क्वेश्चन। तो बेसिकली RTP MTP के क्वेश्चन 4 5 6 आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट में 2 पार्ट है, आप ऐसा कह रहे हो क्या? रुको मैं देख लूं एक बार, सॉरी मैं एक बार लास्ट पॉइंट पूरा पढ़ लूं क्या, एक बार लास्ट पॉइंट ये वाला, ये बोले 2 पार्ट, एक बार पूरा पढ़ लेते, एक बार लास्ट पॉइंट शायद कुछ मिस आउट हो गया होगा तो देखते हैं। वो बोलता है सबसे पहले अपन ने कैपिटल एडवांस पे किया, ठीक है, आगे इट हैज सोल्ड द ओल्ड मशीनरी फॉर 0.5 द पेमेंट ऑफ विच इज ड्यू विद इन 10 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अरे हाँ, ये तो अपन ने देखा ही नहीं कि जो सेल किया, जो सेल का 0.5 है वो ड्यू विद इन 10 months है। अब ये तो भाई ये तो रिसीवेबल हो गया ना फिर तुम्हारे लिए, तो मशीन बेच दी तुमने, इसको मैं मतलब कैपिटल रिसीवेबल, ऐसा कुछ नहीं, कैपिटल रिसीवेबल की चीज ही नहीं होती है भाई, वो मशीन बिक गया पैसा आने वाला है। तो वो अब क्या बोलता है आगे देखो, द कंपनी वांट्स टू प्रेजेंट बोथ दिस एज करंट। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। ये जो 0.5 CR है ये रिसीवेबल इन 10 months, ये आपके लिए क्या होना चाहिए, करंट। और जो 1 CR है दैट इज कैपिटल एडवांस, वो क्या रहेगा, नॉन करंट, सिंपल। क्लियर है वाला पार्ट किया? यस। आकांक्षा मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 और 6 नहीं है, तो मैंने आप सबके लिए गूगल ड्राइव पे एक एडिशनल शीट डाल रखी है, कल बताया था ना। एडिशन 5 और एडिशन 6 में जो भी फर्क है क्वेश्चंस का, उसके लिए मैंने शीट बना के डाल रखी है। तो 5 और 6 आपको उस शीट में मिल जाएगा। इंडेक्स 1 खोलो वो शीट में, थोड़ा एक्टिवली सुनो यार तुम लोग, ऐसा मेरे से एक चीज 5 बार मत रिपीट कराओ यार, दिल से बुरा लगता है भाई, है ना।
चलो तुमको समझा ना ये वाला पार्ट? बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला, मजा आ गया एकदम ही। ठीक है, तो 0.5 CR जो रिसीवेबल है वो करंट, बाकी नॉन करंट। अच्छा, एक तुमको हिंट दूं क्या? काफी लोग है ना बहुत बोलते हैं कि ऑडिट लॉ में तकलीफ है, ऑडिट लॉ के क्वेश्चंस में तकलीफ है। देखो, एक तरीके से ऑडिट लॉ के क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं, बड़े से क्वेश्चंस और बड़े बड़े आंसर। तो आप नोटिस करो, मैंने आपको एक हिंट ट्रिक बता दी। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ो तो मैं बोलूँ आंसर 2 लाइन का निकल के आता है, ऐसे ऑडिट में जितने भी क्वेश्चंस करोगे सबका समरी सोल्यूशन आपको बाजू में लिख लेना चाहिए। तुम देखो ऑडिट ऐसे तुम्हारा रिवाइज होएगा, लॉ तुम्हारा ऐसे रिवाइज होएगा। ये तुमको करना है। तुम समझ रहे हो? FR में तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, बट बाकी सब्जेक्ट में तुमको करना है। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? यस और नो? यस, ठीक है। थर्ड हो गया। जवाब दो। ये वाई नो तो बोलो भाई, तुम ब्रेक के बाद क्या एकदम ही ढिल्ले हो गए तुम लोग? हाँ, 4 5 6 खत्म। चलो, इंडेक्स 1 की बत्ती हो गई गुल। इंडेक्स 1 का क्या हो गया? समाप्ति की घोषणा हो गई इंडेक्स 1 की, है ना? तो जब कोई इंडेक्स खत्म करेंगे तो हमारा एक प्यारा प्यारा पेटेंट तो बनता है ना, दैट इज सर से मोरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। खत्म कर दिया इंडेक्स 1 अपन ने। मजा आ गया, एकदम ही फील आ गया भाई साहब। ठीक है सर, प्लीज प्रोवाइड क्वेश्चन बैंक पेजेस। अरे तुम गूगल ड्राइव का लिंक तो खोल के देखो, कल तुमको बताया तो था। तुमको शादी का कार्ड भी छपवा के दे दिया। तू दूल्हा है, तेरे को बोला कल तेरा शादी है, पंडित भी आके बैठा है, और तू बोल रहा है भाई मेरा शादी का भी है। तेरा शादी का कार्ड छपवा के दुल्हन तेरा वेट कर रही है, पंडित तेरा वेट कर रहा है, और तू अभी भी उसी दिन पे घर पे बैठ के लंगोट में बैठ के बोल रहा है कि मेरा शादी का भी। अरे तेरा कर दिया, फिक्स हो गया, तेरे जाने का इंतजार है। ऐसा क्वेश्चन बैंक का पेजेस डाल दिया, तेरे देखने का इंतजार है। समझ? बताओ, तुमको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे मुझे क्या? चलो, सरक 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 हो गया अब अपना इंडेक्स 1। मजा आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। हंसो मत तुम लोग बेचारे पे। चलो ठीक है, नया इंडेक्स चालू करेंगे क्या आज? नया चालू करेंगे नहीं करेंगे बताओ, फटाफट से बताओ, यस और नो। करते ना भाई, तुम क्या करोगे घर पे जाके, है ना? चलो, नया चालू करेंगे। अभी कौन सा इंडेक्स करेंगे अपन? इंडेक्स 16 फ्री फ्री फ्री। इंडेक्स 16 सर्च मिल गया, बिनते दिल निसरिया में। करते ना चालू। नोब क्या रे, जिसको नहीं करने का जाओ घर पे आराम करो, जाओ। ये थक गए क्या? थक गए? कर लो ना भाई, इतनी नहीं थक गए? छुट्टी क्या? ये एक सेकंड मैं बता रहा हूं, सुन लो। मैं दे दूंगा छुट्टी, मुझे उसके बाद अगर कोई ये बोला कि सर हमारा पोर्शन आपने बोला था 10 15 फेब तक हो जाएगा, नहीं हुआ, मेरे को मत बोलना फिर। तुम फिर वो हक खो चुके रहोगे, है ना? तुम मतलब उस पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा वो तुम नहीं बोल पाओगे फिर मेरे को आके, ये बात ध्यान रखना तुम। बाय हेलो बेलो कर रहे हो फालतू का। चलो आओ पढ़ेंगे अपन। थक गया तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, लो 2 मिनट का ब्रीदर ले लो, जाओ लो। देखो है ना, चलो तुमको ये ना थोड़ा फ्रेश करने के लिए किस्सा सुनाता हूँ एक, है ना? अरे वो लिंक्डइन वाला बताऊंगा, शुभम सर वाला एक अलग। सुन लो, तो है ना, मेरी मैं बताता हूँ क्यूट क्यों नहीं बोलना कभी मुझे कोई। तो है ना, मेरी सिस्टर्स दे यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, है ना? तो दिल्ली में वो रहते थे। तो मेरी मतलब एकदम क्या बुआ की बेटियां होती है ना, जैसे डैडी की रियल सिस्टर की डॉटर्स, तो मेरी सिस्टर हो गई वो। तो वो कभी आउटिंग के लिए एक बार आए थे इधर, है ना? तो मेरी ऐसी हंसी मजाक करने की आदत है। तो मैं मतलब मेरा ऐसा आदत था पहले कि अरे कुछ भी दिखा ना, तो मैं ऐसा अपने आप को क्यूट बोल देता था कि मैं भी, मतलब मैंने कोई गलती करी तो मैं ऐसा होता था मैं भी कितना क्यूट हूँ ऐसा करके। तो मेरी ऐसी आदत थी, अभी 2 3 साल पहले की बात है हाँ। तो और वो जो मेरी सिस्टर्स है वो दिल्ली में पढ़ी है, SRCC कॉलेज, वहाँ के दोनों 2 सिस्टर है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं भैया आप बराबर हो, आप क्यूट हो ना, आप क्यूट ही हो। तो जब ये एक बहन बोलती थी ना कि आप क्यूट हो, तो दूसरी बहन बड़ा हंसती थी। तो मैं बोला यार क्यूट तो अच्छा वर्ड है, तुम ये मजाक क्यों उड़ा रहे मेरे इन लोग, छोटी है मेरे से हाँ?
तो वो एक बहन बोलती थी नहीं नहीं भैया बराबर आप क्यूट हो वो दूसरी हंसती थी, दूसरी बोलती थी नहीं नहीं भैया आप क्यूट नहीं आप बहुत क्यूट हो, ऐसा। तो है ना मेरे को उन्होंने ना 2 दिन बाद बताया ये स्टोरी कि है ना उनके दिल्ली में जिस कॉलेज में वो थे या जो ग्रुप था उनका दिल्ली में ना, तुमको पता है स्लैंग या अब्यूजिव वर्ड बहुत यूज होते हैं, तो उनका एक कोडवर्ड था, क्यूट वॉज अ कोडवर्ड ऑफ समथिंग एंड बहुत क्यूट वॉज अ कोडवर्ड ऑफ समथिंग। अब तुम वो इनिशियल्स निकाल के समझ सकते हो क्या है वो तो भाई गाली बक रहे थे, बताओ, अनजाने में 2 दिन गाली खा भी ली, कुछ पे हंस भी लिया, कुछ भी हो लिए, फिर बाद में मालूम पड़ा। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। मतलब चलो लौंडे लोग को समझ रहे ठीक है, लड़कियां गाली बक के जा रही है, वो भी खुद की बहन गाली बक के जा रही है, बताओ मोदी जी कैसा कलयुग है ये तो इसके बाद है ना मुझे कोई क्यूट बोलता है ना मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, बोला ए क्या रे गाली क्या था फुल फॉर्म, हाँ बेटे अभी तू, हाँ अभी तो तेरे दूध के साथ भी नहीं गिरे ना जागेश्वर, बोलता क्या था फुल फॉर्म, हाँ ले अभी मेरा बाबू तो अभी बला भी नहीं हुआ और ले फुल फॉर्म पूछ रहा है। हाँ, क्या बोले जाने दो तुमको भी, आप बताओ आप क्यूट हो या नहीं, मैं तो नहीं हूँ भाई क्यूट कुछ, फुल फॉर्म तो बता तो हे। अच्छा अगर तुमने सुनो दिल से, अगर तुमको फुल फॉर्म पता हुआ और अगर तुमने फिर भी मेरी लेने के लिए फुल फॉर्म पूछा, ठीक है देख लो, देखो मेरे बारे में किसी ने बुरा भला बोला मैं तो शाप लगा दूंगा, अपन एकदम पंचायती आदमी है भाई सॉरी चलो तुम्हारे मार्क्स से खेलना बंद आज के बाद, ठीक है तुम्हारे मार्क्स से आज के बाद खेलना बंद। एनीवे चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब हो गया माइंड फ्रेश, आ जाओ फटाफट से। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू इंडेक्स दैट इज इंडेक्स 16 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दिस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग May 23, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, बराबर, और नहीं अपीयर कर तो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर हम इंडेक्स देखें तो इंडेक्स 1 के बाद तो इंडेक्स 2 आना चाहिए, अब 1 से 16 में कहा जम मरवा रहे हो। मेरा इंडेक्स पढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन फ्लो है, जब तुम 2-3 इंडेक्स पढ़ोगे ना तब तुमको समझेगा कि सर क्या फ्लो था, तुम आके बोलोगे क्या फ्लो था सर आप तो एकदम ही क्यूट हो, क्यूट नहीं है, हाँ तो वैसा। तो अब एक बार तुम वो फ्लो समझोगे तब तुमको समझेगा मैंने 1 से 16 फिर ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं, ठीक है तो चिंता मत करना। चलो अब पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, टोटल 1 2 ऐसे करके 13 पॉइंट्स है। चार्ट से समझ आ रहा है अपने को कितना कितना पढ़ना है, ठीक है सर समझ आ रहा है। अब आओ, अब अपन डायरेक्टली जंप मार के आएंगे किसके अंदर, अपने क्या बोलते हैं 16 के अंदर। तो मैं पहले खोल लूँ क्या, ये वापस बंद हो गया, हाँ 16 के अंदर आ गए। सबसे पहला पॉइंट क्या है अपने पास, फटाफट से आओ, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन। क्या बोलता है वो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले बोलता है डिफाइन 2 चीजों को करता है, सबसे पहला डिफाइन करता है पीपीई को, बराबर। अब पीपीई क्या होता है, पीपीई का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जो भी आपके बिजनेस में मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, उसको बोलते हैं पीपीई। अब पीपीई एक तरीके से आपके लिए असेट होता है, तो बोलता है पीपीई को पहले डिफाइन करो, तो बोलता है टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज। आप इस पीपी को यूज करने वाले हो, बेचने नहीं वाले हो, यूज करने वाले हो। सर अगर इस पीपी को मेरा बेचना खरीदना बिजनेस होता तो उस केस में फिर वो हेल्ड फॉर यूज नहीं हेल्ड फॉर सेल होता। और अगर पीपी को खरीदना बेचना आपका बिजनेस है तो फिर आपके लिए वो असेट नहीं, मतलब पीपी नहीं, आपके लिए फिर वो इन्वेंटरी बन जाती, फिर आपके लिए वो इन्वेंटरी बन जाती, समझ रहे हो तुम। तो इसलिए बोलता है कि पीपी आर टेंजिबल हेल्ड फॉर यूज एंड आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स या फिर फॉर एडमिन पर्पस, ठीक है। ये एक बार पढ़ के निकल जाने का आगे। बट इंपॉर्टेंटली एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, मतलब आप इस पीपी को 1 साल से ज्यादा यूज करोगे। देखो किसी भी असेट को अगर आप 1 साल से ज्यादा यूज करोगे तभी तो वो असेट बनेगा ना। एक्सपेंस और असेट में क्या फर्क होता है, एक्सपेंस का बेनिफिट जो होता है, सपोज आपने मैंने ये स्टेशनरी खरीदी, पेन खरीदा मैंने, फॉर एग्जांपल ये जो है मार्कर खरीदा मैंने, इसका बेनिफिट मेरे को इस साल से कम मिलने वाला है, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गया, स्टेशनरी। स्टेशनरी आप असेट में नहीं एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हो। लेकिन अगर वही मैंने सपोज ये एप्पल की पेंसिल खरीदी तो इसका तो लाइफ 2-3 साल है, ये असेट में रिकॉर्ड होता है। ऐसा भेदभाव क्यों, क्योंकि ये जो खर्चा है इसका बेनिफिट आपको 1 साल से कम मिलने वाला है या 1 साल ही मिलने वाला है, इसलिए एक्सपेंस हो गया,
बराबर। और ये जो खर्चा है, ये एप्पल की जो पेंसिल है, इसका बेनिफिट बहुत समय तक मिलने वाला है, बराबर। तो ये आपके लिए असेट हो गया। मतलब किसी खर्चे का बेनिफिट अगर 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है तो वो खर्चा असेट हो जाता है, और किसी खर्चे का बेनिफिट अगर 1 साल से कम मिलने वाला है, उसी फाइनेंशियल में मिलने वाला है, तो वो एक्सपेंस बन जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बचपन में पढ़ाई होगा ऐसा। तो वो बोलता है टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। यूज करोगे 1 साल से ज्यादा तभी तो वो पीपीई है ना, तभी तो वो असेट है। सिंपल। अब यूज कहां कहां कर सकते हो? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो गुड सर्विस देते हो उसमें यूज, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ टीचिंग की, तो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप, कैमरा सब यूज कर रहा हूँ, पीपीई। हेल्ड फॉर यूज इन रेंटल टू अदर्स। सपोज आपके बहुत सारे टैक्सीज है, तो आप टैक्सी क्या करते हो? आप टैक्सी दूसरों ड्राइवर को रेंट पे देते हो। यू गिव द टैक्सीज ऑन रेंट टू अदर ड्राइवर्स, तो आपके लिए वो टैक्सी आपके लिए पीपी हो गई, हेल्ड फॉर यूज फॉर रेंटल टू अदर्स। या फिर फॉर एडमिन पर्पस, सपोज आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, तो आपने बहुत सारे पीसीज इंस्टॉल किए जहां आपके इंप्लॉयज काम करते हैं एडमिन पर्पस के लिए, पीपी। ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन रट्टा मत माना, पढ़ के आगे निकल जाना। अब आगे आएगा दूसरा डेफिनेशन, बेरर प्लांट। अब ये ससुरी का नाती बेरर प्लांट क्या होता है? चलो, तो इसको समझने के लिए हम कुछ लिखेंगे नोटबुक के अंदर। आओ आओ मोदी जी आओ, लिखो नोटबुक, एनबी करके लिख दो इधर, ठीक है। चलो, इधर लिखो स्लैश मार के बेरर प्लांट, ठीक है। अब मैं बेरर प्लांट क्या होता है वो आपको समझाने का ट्राई करूंगा, प्लीज शांति से समझने का ट्राई करना, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट बेरर प्लांट। सुनना, सबसे पहले देर इज अ टर्म विच इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल असेट्स। अब आप बोलोगे सर बेरर प्लांट समझा नहीं, ये बायोलॉजिकल एसेट क्या लिख के दिखा रहे हो? अरे समझाऊंगा मुन्ना, चिंता मत कर। देर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल एसेट। इसका डिस्कशन होता है, एक इंडेस है, इंडेस 41, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर नामक एक इंडेस है, वहां इसका बात होता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब सर बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है? सिंपल, लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स, जैसे तुम और मैं। हाँ, अपन देखो, अपन किसी ना किसी के लिए इस दुनिया में बायोलॉजिकल एसेट तो है ही, कोई ना कोई तो अपने को बोल के जाता ही है एनिमल, है ना, या तो माँ या बीवी या कोई ना कोई दोस्त बोल जाता है कोई तो बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स, अगर कोई लिविंग प्लांट है। अब आप ये मत बोलना सर एनिमल के बाजू में लिविंग क्यों नहीं लिखा हुआ, मैं रो दूंगा ऐसा सवाल पूछोगे तुम तो मेरे सामने। तो अगर कोई लिविंग प्लांट एनिमल है तो बायोलॉजिकल असेट है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल असेट आप ही ने बताया लिविंग प्लांट एनिमल, तो लिख देता, एक काम करता है ऐसे लिखता अच्छे से। मैं बोला बायोलॉजिकल असेट के दो बाइफर्केशन, लिविंग प्लांट्स या आप और मैं, मतलब एनिमल्स। मुझे एनिमल बोलना बता, ठीक है। अब लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन होते हैं, लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन होते हैं, एक होते हैं बेरर प्लांट और एक होता है नॉन बेरर प्लांट। अरे सर समझा ही नहीं मतलब, अब सुनना, अगर ऐसा कोई भी प्लांट है जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ऐसा कोई भी प्लांट है जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो मैं लिख देता हूं, लेमन टर्म में समझा रहा हूं, लाइफ मोर देन 1 ईयर, है ना, उसको बोलते हैं बेरर प्लांट। ये जो बेरर प्लांट्स है, इसका एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल देता हूं उसके पहले बता दूं, ये जो बेरर प्लांट्स है जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा का है, दीज आर कवर्ड अंडर इंड एस 16। ये जो भी बेरर प्लांट्स है जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा का है, बोलते हैं हम एनिमल है फिर भी असेट ही है। ये जो बेरर प्लांट है जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा का है, वो इंडिया 16 में कवर्ड है सर ऐसा क्यों? अब समझाने का ट्राई करता हूं। सर इसका एग्जाम्पल दो जरा। अपन लिखेंगे एग्जाम्पल, मैंगो ट्री। मैंगो सुन के कैसी जीप लप लप पाई, है मैंगो ट्री, ठीक है। आप सब मानते हो मैंगो ट्री का लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अब मुझे बताओ मैंगो ट्री से क्या मिलता है? मैं बोलूं मैंगो ट्री से आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलता है मैंगोस, है ना।
आपका आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलता है? मैंगोस। ये जो मैंगो ट्री है, मैं बोलूं फार्मर के लिए, फार्मर के लिए ये उसकी मशीनरी जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी कंपनी की बात करें, जैसे बिस्लरी की बात करें, तो बिस्लरी बॉटल्स वगैरह बनाता रहेगा, पानी भरता रहेगा उसके अंदर। तो बिस्लरी के लिए वो जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो बॉटल मैन्युफैक्चर हो रही है, तो मशीन हो गई, मशीन से निकला आउटपुट। फार्मर के लिए उसकी मशीन ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री हो गया, मैंगो ट्री से मिला आउटपुट मैंगोस। तो वो बोलता है बेरर प्लांट को हम 16 में क्यों कवर कर रहे हैं? बिकॉज नॉर्मल कंपनी के लिए जैसे मशीनरी होती है जिससे आउटपुट मिलता है, वैसे फार्मर के लिए मैंगो ट्री उसकी मशीनरी है जिससे उसको आउटपुट मिलता है। तो ये उसका असेट हो गया, बिकॉज इससे उसको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, यूज 1 साल से ज्यादा करेगा। जैसे पार्ले जी कंपनी है, तो पार्ले जी कंपनी के लिए आउटपुट क्या है? पार्ले जी बिस्किट, उसके मशीन से बिस्किट निकलता है, इसके मशीन से मैंगोज निकलता है, और इसके लिए मशीन क्या हो गया? मैंगो ट्री। तो ये मशीन 16 में कवर्ड होनी चाहिए। बस ऐसा। तुम समझे क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? करे यस और नो? क्लियर है तुम लोग को? अरे समझे कि ना ही? समझ गए ना? परफेक्ट। चलो चलो आगे बढ़ जाए। ओके, तो ये बैरल प्लांट इंडिया 16 में कवर्ड है। सिंपल सा याद रखो, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अच्छा, व्हाट अबाउट नॉन बैरल प्लांट? नॉन बैरल प्लांट इंडेस 41 एग्रीकल्चर में कवर्ड है, और एनिमल्स भी इंडेस 41 एग्रीकल्चर में कवर्ड है। ये दोनों के दोनों कहां कवर्ड है? एग्रीकल्चर में कवर्ड है। सिंपल। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बार दिखा दूं क्या लिखा हुआ है, देख लो। बैरल प्लांट की बातें की हुई है, बोलता है लिविंग प्लांट है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे बैरल प्लांट है मैंगो ट्री, तो बैरल प्लांट से जो आउटपुट निकलता है ना, बैरल प्लांट से जो आउटपुट निकलता है, उस आउटपुट को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे मैंगोस, बैरल प्लांट से मिलने वाला आउटपुट को बोलते हैं प्रोड्यूस, मैंगोस। बराबर? आ जाओ। ये सदी यू कैन से दैट। आगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड। मैंने कहा था ना इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये आखिरी पॉइंट बढ़िया है। आखिरी पॉइंट क्या बोलता है सुनना? हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। अब बोलोगे ये क्या है सर? ऐसा समझ लो, मुझे एक बात बताओ, क्या हम मैंगो ट्री को बेचने वाले हैं या हम मैंगो को बेचने वाले हैं? मैं बोलूँ हम मैंगो ट्री को नहीं बेचने वाले, हम मैंगोस को बेचने वाले हैं। ऐसा समझो, जो पार्ले जी बिस्किट के लिए मशीनरी है जिससे बिस्किट निकल रहा है, क्या पार्ले जी बिस्किट वो मशीन को बेचता है क्या? नहीं, वो मशीन को नहीं बेचेगा, क्योंकि वो मशीन तो उसके लिए हेल्ड फॉर यूज है, तभी तो वो मशीनरी है, वो बिस्किट को बेचेगा। सिमिलरली बैरल प्लांट को 16 में तब कवर करना जब फार्मर मैंगो ट्री को नहीं बेचेगा, हाँ मैंगोस को बेच सकता है, क्योंकि अगर वो मैंगो ट्री मशीन है उसके लिए, अगर वो मशीन को बेच देगा तब तो वो 16 में कहां से आ गई? हेल्ड फॉर यूज कहां हो गई ना वो। इसलिए तो वो यही बोलता है कि कोई भी लिविंग प्लांट जिससे तुम प्रोड्यूस निकाल रहे हो, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और तुम उस लिविंग प्लांट को, तुम उस बैरल प्लांट को नहीं बेचोगे, एक्सेप्ट एज स्क्रैप सेल्स। स्क्रैप होगा तब बेचोगे, अलग बात है, बाकी ड्यूरिंग द लाइफ नहीं बेचोगे, है ना। तो वो इसका मैं आपको सिंपल भाषा में लिखा देता हूं, मतलब लिखो इधर। इसका मतलब है यू वोंट सेल द मैंगो ट्री दैट इज बैरल प्लांट। मतलब तुम बैरल प्लांट को बेचने के लिए बिजनेस में नहीं आए हो, तुम बैरल प्लांट से मिलने वाले प्रोड्यूस को बेच सकते हो, ऑफकोर्स। ये है। काजल बोलती है मतलब इंडस 41 हमारे लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार। यू वोंट सेल द मैंगो ट्री दैट इज बैरल प्लांट। अपन मैंगो को बेचोगे, मैंगो ट्री को आप बेचने नहीं आए हो इस दुनिया में। सिंपल सा बात। ठीक है, आई होप सबको समझता है ये वाला पार्ट। अरे यस और नो? यस, चलो ठीक है, आ जाओ। ये हमने क्या डिस्कस किया? डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन डिस्कस किए, पहला पीपी का, दूसरा बैरल प्लांट का। ठीक है, उसके बाद आता है रिकग्निशन क्राइटेरिया। अब आप स्टैंडर्ड का एक फ्लो समझना। पहले वो डिफाइन करता है कि भाई ये जो पीपी, ये जो नाम है इसका मतलब क्या है ना, डिफाइन कर दिया। सेकंड वो बोलता है अच्छा डेफिनेशन मीट कर रहा है, व्हाट इज द रिकग्निशन क्राइटेरिया, मतलब रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ। मतलब एक असेट तो है,
लेकिन मैं असेट को अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कब करूंगा, वो होता है रिकग्निशन क्राइटेरिया। बोलता है असेट को रिकॉर्ड तब करना जब वो दो कंडीशन मीट कर जाए। सबसे पहला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो, और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर आपको उस असेट से फ्यूचर में बेनिफिट मिलता हुआ चलेगा, बराबर। सेकंड, और आप उस असेट का कॉस्ट कितना लगा खरीदने में वो मेजर कर सकते हो, तो आप उस असेट को रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्लो समझने का ट्राई करना। देखो अभी सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिफाइन करेंगे पहले, तो डिफाइन कर दिया दो चीजों को। दूसरा, अच्छा डेफिनेशन मीट कर रहा है तो रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, तो रिकॉर्ड तब करेंगे तो दो चीज मीट करेगा, एक अपना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब वो बोलता है अच्छा रिकॉर्ड करेंगे तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो थर्ड पॉइंट आएगा आपका मेजरमेंट, कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। आई होप आपका छोटे से भेजे में बड़ी सी बात जा रही है। तो अपन ने देखो फ्लो समझो, पहले डिफाइन किया, हाँ डेफिनेशन मीट कर रहा है, अच्छा रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, ये मीट करेगा तो रिकॉर्ड करना, अच्छा रिकॉर्ड करना है तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, वो मेजरमेंट में सीखेंगे अपन ऐसा। तो इसलिए रिकग्निशन के बाद तुम्हारा अगला पॉइंट आता है मेजरमेंट क्राइटेरिया। क्या आता है, मेजरमेंट क्राइटेरिया। अच्छा मेजरमेंट के पहले भी कुछ गाइडेंस दिया हुआ है, गाइडेंस, ये गाइडेंस को मैं पी करके लिखूंगा पेंडिंग, बिकॉज ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये गाइडेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मेजरमेंट आपके लिए आज के दिन थोड़ा हैवी हो जाएगा, ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज्यादा नहीं स्ट्रेच करूंगा, आज मैं आपको यहाँ रैप अप करवा दूंगा। बट ऑफकोर्स अपना सेशन आज का खत्म नहीं हुआ है, अभी सेशन खत्म होने के पहले क्या करेंगे अपन, आज का पूरा पढ़ा हुआ रिविजन। लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक मुझे 16 शुरू करवाना था बेसिकली, तो तुम्हारे माइंड में क्या शुरू हो गया थोड़ा 16, थोड़ा आइडिया आ गया तुम्हारे लिए। यस, डज इट मीन सेल ऑफ मैंगो ट्री सैपलिंग इज कवर्ड अंडर 41 बट नॉट से, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बोलो यू कैन से दैट। यस, चलो क्लियर है यहां तक, यस परफेक्ट, मजा आ गया। चलो तो मेरे ख्याल से आज की सबक समाप्त करने के पहले एक बढ़िया सा हल्का फुल्का जो भी हमने आज पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे क्या, ठीक है। अब सुनना, रिवीजन एक तो अपन यहां जो करेंगे वो करेंगे, आप घर पे भी रिवाइज करके आओगे। उसके बाद जब मेरे कोई कपल ऑफ या 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं उसका रिवीजन यूट्यूब पे भी डाल दूंगा कंडक्ट करके आपके लिए, ताकि आपके लिए वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी सेव हो जाए। और जब मैं यूट्यूब पे रिवीजन लूंगा ना, तो सिर्फ कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी रिवाइज कराऊंगा। तुम्हारे भाई की एक खास बात है, लोग तुमको कंसेप्ट रिवीजन दे देंगे, लोग तुमको डिटेल क्वेश्चन करवा देंगे, मैं तुमको कंसेप्ट समझा के डिटेल क्वेश्चन करवा के कंसेप्ट का रिवीजन के साथ क्वेश्चन का रिवीजन भी दूंगा। आकाश कंदे को तुम भूल नहीं पाओगे भाई, ऐसा पढ़ाऊंगा ना, समझ जाओ तुम। चलो एनीवेज, अभी तो अपन फिलहाल जो भी कंसेप्ट पढ़े वो रिवाइज कर लेते हैं। कल आने के पहले अगर कल रिवाइज किए बिना आए, आ मत जाना क्लास के अंदर, पहले बता रहा हूं मैं, आने दूंगा ही नहीं, क्लास से भगा दूंगा मैं। 100 में से 15 पास होने वाले, तुम 85 में हो कि 15 में हो देख लो, और वो 15 वो है जो रोज रिवाइज करेंगे, सिंपल। चलो सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला पॉइंट था स्कोप। अगर अपन चार्ट में देखेंगे तो स्कोप के अंदर क्या बोलता है, किसको किसको एप्लीकेबल है, तो जो पेरेंट कंपनी होती है वो बनाती है दो फाइनेंशियल्स, एसएफएस सीएफएस, तो ये दोनों को एप्लीकेबल है। अच्छा अगर आप पेरेंट नहीं, अगर आप नॉर्मल कंपनी, तो आप एक ही बनाओगे, आपको भी एप्लीकेबल है। लेकिन जो इंटरम बनाता है क्वार्टरली वाले, उसको एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा नोट में 2 पॉइंट बोल रखा है, एनपीओ को भी एप्लीकेबल है। उसके अलावा कंपनीज एक्ट और इंडेस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल, शेड्यूल 3 इंडेस में हुआ तो इंडेस विल प्रिवेल, सिंपल। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में क्या क्या आता है। कंप्लीट सेट ऑफ एफएस के अंदर 7 चीजें आती है, बैलेंस शीट, पीएनएल, इक्विटी, बराबर, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो आ गया, नोट्स आ गया। आते 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक आएगा कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, 1 साल का कंपेरेटिव देना कंपलसरी है, और आखिर में आएगा बैलेंस शीट ओपनिंग वाली। ओपनिंग बैलेंस शीट तब देंगे जब अपन देते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी इफेक्ट, उसके बारे में डिटेल में बात अपन इंड AS 8 में करेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखो, ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनती है व्हेनेवर वी गिव एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कहानी खत्म। आगे फिर आएगा बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट की बात करेंगे तो 2 चीजें, 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ करंट असेट, डेफिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। तो पहले अपन करंट असेट का डेफिनेशन रिकॉल करने का कोशिश करते हैं। कितने कंडीशन है, 4 में से कितना मीट करना है, एनी 1। या तो आप टाइप करने का या आप मेरे साथ रिपीट करने का, बराबर रिपीट करने का, मन में नहीं, जोर जोर से बोल के। कितने कंडीशन है,
चार, चार में से कितना मीट करना है? एनी वन। पहला कंडीशन, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, सिंपल। सेकंड, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन परफेक्ट आंसर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। मैंने आपको एग्जांपल यहां दिया था कि भले ही लोन गिवन है 16 महीने का, लेकिन ईयर एंड से 12 महीने से कम है, करंट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ऑलवेज करंट। चौथा, इफ इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? जो भी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस होता है वो होता है सीसीई। अगर सीसीई है तो करंट है। एफडी 3 महीने से कम की है तो वो सीसीई होती है। अच्छा, एफडी 3 महीने से ऊपर है तो वो शायद सीसीई नहीं है, लेकिन 6 महीने की एफडी भले ही सीसीई ना हो बट वो करंट तो हो सकती है। आगे एक एक्सेप्शन था, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, if it is restricted from being used for at least 12 months from the end of reporting period, तो उस केस में वो क्या तुम्हारे लिए हो जाएगा नॉन करंट। याद है एग्जांपल दिया था, विजय माल्या का सेविंग्स अकाउंट फ्रीज कर लिया गया है, तो उस केस में फ्रीज अगर 12 महीने से ऊपर किया है तो उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को वो यूज कर सकता है ही नहीं, तो वो होगा नॉन करंट। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपने ने सिमिलर लाइंस पे डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ करंट असेट, सॉरी करंट लाइबिलिटी। इसमें भी कितने पॉइंट है? 4। कितना मीट करना है? एनी वन। पहला, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरा, यहां था ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ड्यू है 11 महीने में, एक्सपेक्टेशन है कि पैसा नहीं दूंगा, ड्यू देखेंगे हम उस केस में। उसके बाद इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, याद है फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो। और चौथा, इफ इट डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर, तो करंट होगा। डिफर करने का राइट नहीं है तो करंट होगा। एग्जांपल देता हूं, याद है मैं और मयंक अच्छा लड़का है, मयंक ने बोला सर आप चाहो तो 2 साल के बाद दे देना, ऐसा डिफरमेंट का राइट है, तो उस केस में वो नॉन करंट होता। लेकिन अगर ऐसा डिफरमेंट का राइट होता ही नहीं, मेरे पास ऐसा डिफर करने का ऑप्शन होता ही नहीं, तो फिर तो करंट ही होता ना यार। तो भी यही बोलता है, अगर ऐसा डिफर करने का ऑप्शन नहीं है तो करंट है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था ब्रीच के बारे में, ठीक है। अब मैं ब्रीच पे आप पे एक से सवाल पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देते हुए चलना। अगर कोई कंडीशनल लोन है, जब तक ब्रीच ना हो तब तक क्या बोलेंगे उस लोन को? जब तक ब्रीच ना हो तब तक लोन को क्या बोलेंगे? परफेक्ट आंसर, तब तक लोन को बोलेंगे नॉन करंट। अच्छा, एक बार ब्रीच हो गया, ब्रीच होने के बाद क्या मांगा? ग्रेस पीरियड। तो ब्रीच होने के बाद मांगा ग्रेस पीरियड, और ग्रेस पीरियड है इक्वल टू या मोर देन 12 मंथ्स, ऐसा बोल दूं, ग्रेस पीरियड है इक्वल टू या मोर देन 12 मंथ्स, तो अपन क्या बोलेंगे? नॉन करंट रहेगा, बराबर। अच्छा, दूसरा, अगर ग्रेस पीरियड है लेस देन 12 मंथ्स तो करंट रहेगा। अच्छा, अगर ब्रीच होने के पहले ही ग्रेस मांग लिया, कंप्लायंस डेट पहले एक्सटेंड करवा ली, तो ब्रीच तो हुआ ही नहीं, तो इस केस में इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन, दैट इज इट विल बी नॉन करंट। इधर आपको चाहिए तो किताब में एक वर्ड ऐड कर देना, यहां दिया हुआ है मोर देन, तो लिख देना ग्रेस पीरियड इज मोर देन या इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, ऐसा करके लिखो तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपने ये सब मेन बातें थी, इंड एस 1 का मेन कंसेप्ट। फिर बेसिक चीजें थी, रिवाइज करवा देता हूं। पीएनएल के 2 सेक्शन है, पीएनएल, ओसीआई, टोटल मिला के टीसीआई। इक्विटी का बनता है पूरा स्टेटमेंट, रिकंसल होता है ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में। कैश फ्लो बनेगा एज पर 7, नोट्स बना के दे देना। फिर आएंगे जनरल फीचर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में। इंड से कंप्लाई किया, मान लेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है, ठीक है। इंड से कंप्लाई किया तो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट आप दे सकते हो, बराबर। गलती करके डिस्क्लोज करने से काम नहीं बनेगा, रेक्टिफाई करो उसको। उसके अलावा इंडेस फॉलो नहीं करना मेरे बाबू को, जाके लीगल फ्रेमवर्क से पूछ। लीगल फ्रेमवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मत फॉलो कर इंडेस। अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क को प्रॉब्लम है तो फिर इंडेस फॉलो करना ही पड़ेगा, बराबर। आगे बढ़ जाते हैं। गोइंग कंसर्न फॉलो करना, अक्रूवल फॉलो करना, मटेरियलिटी कंसिडर करना, और जो इमटेरियल उसको एग्रीगेट करके अलग से दिखा सकते हो आप। उसके अलावा ऑफसेट, अगर कोई इंडेस परमिट करेगा तो करने का, वरना नहीं करने का। जो भी अप्लाई करो कंसिस्टेंटली अप्लाई करने का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार एटलीस्ट देने का। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन मिनिमम 1 साल का देना होता है, एडिशनल चाहो तो आप दे सकते हो। थर्ड, बैलेंस शीट तब बनाएंगे जब कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, सिर्फ बैलेंस शीट बनती है तीसरी ओपनिंग वाली। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह 2 ही बनता है, एक्स्ट्रा देना है तो 2, लेकिन बनाने का जरूरत नहीं है। ओपनिंग से बैलेंस शीट बनता है, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है कभी भी, बस।
ये था आपका इंडेक्स वन का कंसेप्ट। ऑफकोर्स आपने आज क्वेश्चन किए, लेकिन क्वेश्चन आप पहले पढ़ कर आओगे। क्वेश्चन वाला रिवीजन जब यूट्यूब पे लूंगा तब करूंगा। आप आज प्रण लोगे कि क्वेश्चन आप रिवाइज करके आओगे। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज आज पढ़ाई, वो है इंडेक्स 16 का बेसिक बेसिक चीजें मैंने शुरू किया आपके साथ। तो उसमें अपन वो दो चीजें डिस्कस फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने बताया इंडेक्स 16 का नाम क्या है। इंडेक्स 16 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहला पॉइंट था डेफिनेशन। दो डेफिनेशन देखे अपन ने। पहला था डेफिनेशन ऑफ पीपीई। पीपीई का डेफिनेशन क्या बोलता है? तीन चीज है, टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड, बराबर। उसके बाद अपन ने देखा देयर इज समथिंग नोन एज बेरर प्लांट। ये बेरर प्लांट कहां से आया? तो मैंने बताया देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लिविंग प्लांट या एनिमल, बराबर। तो ये 41 में कवर होता है, लेकिन लिविंग प्लांट के दो बाइफर्केशन, बेरर नॉन बेरर, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा वो बेरर, वो कवर्ड है 16 में। बिकॉज फार्मर के लिए ये जो बेरर है वही उसकी मशीनरी है, बराबर। क्या बस बेरर का डेफिनेशन क्या बोलता है? वो बोलता है लिविंग प्लांट होना चाहिए, उस बेरर से प्रोड्यूस मिलना चाहिए अपने को, उसके अलावा यूज होना चाहिए मोर देन वन पीरियड, और अपन इस बेरर प्लांट को नहीं बेचेंगे। बेरर प्लांट से मिलने वाला आउटपुट को आप बेच सकते हो, बेरर प्लांट को नहीं बेच सकते, सिंपल। उसके बाद था रिकग्निशन क्राइटेरिया। डिफिनेशन मीट करा तो रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? रिकॉर्ड तब करना जब दो कंडीशन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। यहां अपन ने स्टॉप कर दिया था। जितना अपन ने पूरा आज शाम को 5 बजे से पढ़ा है 3-3.5 घंटे में, रिवाइज करने में हार्डली टेक 7 मिनट्स। 5% टाइम भी नहीं लगता रिवाइज करने में। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात, बराबर? तो अगर एक बार शांति से अच्छे से पढ़ते हो, रिवाइज ऐसे होता है, ठीक है? तो पहले बता दो तुमको सब समझ आया कि नहीं आया, फटाफट से बता दो, यस और नो। यस और नो, मजा आया कि नहीं आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? यस, परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज कल आने के पहले इंडेक्स 1 के क्वेश्चंस रिवाइज करके आओगे। कैसे रिवाइज करना है सर? देखो, 3 कंसेप्ट रिवाइज करना, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और ब्रीच वाला। ये 3 कंसेप्ट रिवाइज करो। जो क्वेश्चंस आपको मैंने क्लास में करवाया उसको रिवाइज करो। होमवर्क का टाइम है, होमवर्क कर लो, लेकिन जो मैंने करवाया वो रिवाइज करना है आपको। मजा आया कि नहीं आया? आ गया ना मजा? यस, परफेक्ट है। अच्छा, एक सवाल पूछो आपसे। सवाल पूछो क्या? जवाब देना। सबसे पहले कौन सा इंडेक्स पढ़ा था? नंबर और नाम के साथ बताओ। नाम में आप सिर्फ इनिशियल यूज कर लो, शॉर्ट फॉर्म बताओगे तो भी चलेगा। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कौन सा इंडेक्स पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडेक्स, परफेक्ट आंसर, इंडेक्स 1 पढ़ा था। अच्छा, नाम क्या था? नाम था, नाम, परफेक्ट आंसर, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएफएस बोलने का, पीएफएस, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर। उसके बाद अच्छा वो पढ़ा। उसके अलावा अपने सेकंड इंडेक्स कौन सा शुरू किया था? नाम बताओ, नाम और नंबर। सर सेकंड इंडेक्स था, हाँ, इंडेक्स 16, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट है, इंडेक्स 16। अच्छा, उसका नाम क्या था? नाम 16 का सर पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत बढ़िया। ऐसे नाम नंबर रोज पूछूंगा, क्यूमुलेटिव पूछूंगा, तुम्हारा माथा खराब कर दूंगा तुमको याद करा करा के, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे भाई साहब। एक के है भाई साहब, है ना? चलो, मजा आ गया, मजा आ भी गई, मजा आ भी गई, मजा आ भी गई। किसी ने पूछा सर आप मार्किंग वाली पीडीएफ दोगे क्या? किताब की पीडीएफ प्लीज मत मांगो भाई, मैं ये पीडीएफ नहीं दे सकता। आप मार्क कर लो उसके अंदर, बराबर, क्योंकि कॉपीराइटेड है भाई, ये एक पीडीएफ कैसे दूंगा, है ना? चलो ठीक है। आई होप आप सबको मजा आया रहेगा। मेरे को पढ़ा के आपको बहुत मजा आया। कल मिलते हैं। कल अपना एक सिंगल सेशन है, मैंने आपको जैसे बताया था, रिवाइज के बिना मत जाना प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, loved teaching you guys and will keep learning in a fun and मतलब वैसे एक्साइटिंग मैनर, है ना? तो सी यू AK रॉक सर, थैंक यू यार। अगर आपको लेक्चर पसंद आए ना, बीच में आपको कहीं पसंद आया ऐसा लेक्चर वगैरह, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो बिंदास, को टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहेगा तो वी फील मोटिवेटेड, और क्या। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो एट 5 PM, बाय बाय।